हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क वॉज कॉल्ड। आपको बताना है फर्स्ट नेटवर्क का नाम क्या था। जो दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया था उसका नाम था आरपानेट। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इससे भी ज़्यादा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म। आरपानेट की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके, तो ये आरपानेट की फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे, और इसको डेवलप किया गया था इन द ईयर 1969। सो होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 के सारे थियोरेटिकल पॉइंट्स आपको याद रहे होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है अ डैश डैश इज अ फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स। आपको फिजिकल पाथ का नाम बताना है जिसके थ्रू मैसेज पास होती है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। यानी कि अगर हमारे पास एक सेंडर है और उस मैसेज को रिसीव करने के लिए हमारे पास एक रिसीवर है, और ये मैसेज सेंड करने के लिए हमने एक फिजिकल पाथ का इस्तेमाल किया होगा, आपको उसी फिजिकल पाथ का नाम बताना है, तो उसको हम बोलते हैं मीडियम। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मीडियम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीडियम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कंप्यूटर एड्रेस बस इज। ये क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ और चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर में हम 3 टाइप्स ऑफ बसेस का इस्तेमाल करते हैं। वन इज नोन एज एड्रेस बस, अनदर इज नोन एज डेटा बस, एंड अनदर वन इज नोन एज द थर्ड वन इज नोन एज कंट्रोल बस। ओके, कंप्यूटर्स में हम 3 टाइप्स ऑफ बसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी के रिगार्डिंग कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। व्हाट आर दोज थ्योरेटिकल पॉइंट्स? सबसे पहले अगर हम एड्रेस बस की बात करेंगे, एड्रेस बस क्या होती है? ये यूनिडायरेक्शनल होती है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एड्रेस हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, और ये किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? फ्रॉम सीपीयू टू रैम। बात समझ में आ रही है? कैसे, मैं आपको समझा लेता हूं। ये भी आप देखोगे, जब भी हम किसी भी एड्रेस की बात करेंगे, एड्रेस हमेशा जनरेट करने का काम सीपीयू का होता है। सीपीयू बोलता है कि इस एड्रेस पे जाओ और वहां से मेरे लिए डेटा फेच करके लाओ। ठीक है ना, तो एड्रेस जनरेट करने का काम किसका होता है? सीपीयू का। तो एड्रेस हमेशा सीपीयू जनरेट करेगा, और इसका फ्लो क्या रहेगा? फ्रॉम सीपीयू टू रैम। फिर हम उस रैम के उस वाले एड्रेस पे जाते हैं, वहां से डेटा को फेच करके लाते हैं। बात समझ में आ रही है? दैट इज वाई वी से दैट एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। लेकिन अगर हम डेटा बस की बात करेंगे, डेटा बस क्या होता है? डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है। डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर। वाई? क्योंकि अगर सीपीयू किसी भी डेटा की डिमांड कर रहा है, तो वो उसे रैम से लाना पड़ेगा। जैसे ही हमने रैम से डेटा लाया, ठीक है, तो एक डायरेक्शन हो गई। प्रोसेसिंग करने के बाद सीपीयू इस डेटा को वापस से स्टोर करेगा, कहाँ पे? रैम के अंदर ही। तो हम रैम से डेटा ला रहे हैं और सीपीयू वापस से रैम में डेटा डाल रहा है, तो डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शंस में फ्लो हो रहा है। दैट इज व्हाई वी से दैट डेटा बस क्या होती है? बाई डायरेक्शनल। ओके, इसी पैटर्न पे अगर हम कंट्रोल बस की बात करेंगे, तो कंट्रोल बस अगेन क्या होता है? इट इज अगेन यूनी डायरेक्शनल। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। एड्रेस बस अगेन क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल। क्यों यूनी डायरेक्शनल होता है? क्योंकि कंट्रोल बस जो है ना, इसके थ्रू क्या पास होती है? टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स, और वो जनरेट करने का काम किसका होता है? सीपीयू के कंट्रोल यूनिट का होता है। ठीक है ना, ओके, बात समझ में आ रही है? दैट इज वाई कंट्रोल बस इज कंसिडर्ड टू बी यूनी डायरेक्शनल। होपफुली ये पॉइंट्स आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे, व्हाट विल बी द आंसर? कंट्रोल हमें क्या बताया गया है? एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होता है? ये यूनिडायरेक्शनल होता है।
बात समझ में आ रही है? तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। Which of the following circuit converts the binary data into a decimal? आपको बताना है अगर हमें बाइनरी डेटा को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम किस सर्किट का इस्तेमाल करते हैं? सो द सर्किट दैट वी यूज फॉर दिस पर्पज इज नोन एज कोड कन्वर्टर। हम क्या करते हैं? कोड कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट बाइनरी डेटा टू डेसिमल एंड वाइसी वर्सा। अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तब भी आप कोड कन्वर्टर्स का ही इस्तेमाल करते हो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोड कन्वर्टर। ओके, अब हम यहाँ पे इसके और ऑप्शंस को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद डिकोडर। अब अगर हम डिकोडर के कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, डिकोडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है या सिंपली एक ऐसा सर्किट होता है जो कि क्या करता है, इट टेक्स n इनपुट्स, ये n इनपुट्स लेता है, ओके, और इसको कन्वर्ट करता है कितने आउटपुट्स में? 2 रेज़्ड पावर n आउटपुट्स में, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई बताएगा डिकोडर का काम क्या होता है, इट टेक्स n इनपुट्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू 2 रेज़्ड पावर n नंबर ऑफ आउटपुट्स। बात समझ में आ रही है? इसी पैटर्न पे अगर आप देखोगे, मैं कम ही आपको बता रहा हूँ, ओके। अब अगर हम एनकोडर की बात करेंगे तो एनकोडर का काम क्या होगा? इसका उल्टा होगा। एनकोडर हमें बताता है कि अगर हमारे पास क्या होगा, सॉरी मैंने पेज स्लाइड चेंज कर दी, ओके। अब अगर हम एनकोडर की बात करेंगे तो एनकोडर हमें क्या बता रहा है? एनकोडर हमें बता रहा है कि अगर मेरे पास 2 रेज़्ड पावर n इनपुट्स हैं, 2 रेज़्ड पावर n इनपुट्स है, इसको ये कन्वर्ट करता है कितने आउटपुट्स में? खाली n आउटपुट्स में। डिकोडर का उल्टा कौन होता है? एनकोडर, ठीक है। अब हम लास्ट वाले ऑप्शन की बात करते हैं, दैट इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें हमारे पास n नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, n इनपुट्स होते हैं, और ये क्या करता है? एक सिंगल आउटपुट जनरेट करता है। तो सारे के सारे ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होपफुली ये सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से आप समझ में आ गए होंगे। देयर इज़ वेरी मच टेक्निकलिटी इन ईच एंड एवरी ऑप्शन, बट देन मैं आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच सेंड्स डेटा फ्रॉम सिंगल सोर्स टू 2 और मोर सेपरेट डेस्टिनेशंस। अभी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, इसमें हमारे पास n इनपुट्स होते हैं और आउटपुट कितने होंगे? सिंगल, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन बता रहा है ये इसका बिल्कुल उल्टा बता रहा है। ये हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास एक सिंगल इनपुट है और ये क्या कर रहा है? 2 और मोर आउटपुट्स जनरेट कर रहा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना। ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं? डीमल्टीप्लेक्सर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है PNG क्या है? इज इट अ फाइल फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट, इंटरनेट फॉर्मेट और HTML फॉर्मेट? सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इमेज फॉर्मेट। PNG क्या है? इमेज फॉर्मेट है। और सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा PNG की एक फुल फॉर्म भी होती है, दैट इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ओके, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये फुल फॉर्म भी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो PNG क्या है? एक इमेज फॉर्मेट है। जैसे आपने JPG देखा होगा, JPEG देखा होगा, BMP देखा होगा, GIF देखा होगा, वो सारे क्या है? इमेज फॉर्मेट्स है। वैसे ही PNG भी क्या है? एक इमेज फॉर्मेट है, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज आपको पता है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डॉस भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑरेकल। ऑरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, रादर ऑरेकल क्या है, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 सेज अस दैट व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ फाइल नेम इन डॉस। आपको डॉस क्या है, डॉस स्टैंड्स फॉर, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमें किसी भी फाइल को नाम देना होता था उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो पाती थी। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से याद रखा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड। ओके, जो हम नोट पैड इस्तेमाल करते हैं आपको उसकी एक्सटेंशन बतानी है कि उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। आपको ये पता है कि नोट पैड में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो इसकी जो एक्सटेंशन भी होती है दैट इज .txt। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज txt। अब आपको बाकी ऑप्शंस भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ ये किसकी एक्सटेंशंस होती हैं। सबसे पहले अगर हम XLS की बात करेंगे तो ये एक्सेल की एक्सटेंशन होती है। ओके, अगर हम PPT की बात करेंगे तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक्सटेंशन होती है। सिमिलरली अगर हम BMP की बात करेंगे, BMP जो है ना ये क्या है, ये एक इमेज फॉर्मेट है। जैसे अभी अभी हमने PNG पढ़ा वैसे ही BMP भी क्या है, BMP भी एक इमेज फॉर्मेट है, ठीक है, इमेज फॉर्मेट है। और इसके रिगार्डिंग आपको एक और पॉइंट याद रखना है, BMP स्टैंड्स फॉर, इसकी भी एक फुल फॉर्म है, दैट इज बिटमैप। ओके, BMP स्टैंड्स फॉर बिटमैप। और भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसके रिगार्डिंग याद रख सकते हो, दैट इज बिटमैप्स जितने भी जो इमेज फॉर्मेट होता है ना बिटमैप का, ये अनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि ये कंप्रेस नहीं होता है। जो सेंडर के पास इसकी क्वालिटी होती है, चाहे आप किसी भी मीडिया के थ्रू इसको ट्रांसफ़र करो, सेंड करो, जो रिसीवर के पास डेटा पहुंचेगा वो अनकम्प्रेसिबल मैनर में पहुंचेगा। जो साइज़ सेंडर के पास होगा वही वाला साइज़ किसके पास होगा, रिसीवर के पास भी होगा, यानी कि यहाँ पे इमेज की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती है। समझ में आ रही बात? तो होपफुली एक क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया था, नोटपैड की एक्सटेंशन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज .txt। बाकी ऑप्शंस को भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम is it a private operating system, Windows operating system or open source operating system? So the correct answer of question number 10 is option number C, that is open source operating system। शायद ये मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था, लिनक्स क्या है, ये एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ओपन सोर्स भी है। बात समझ में आ रही है? तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने अच्छे से याद रखा होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो कि खाली सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है एट अ टाइम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात समझ में आ रही है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको बताना है दिए गए हुए 4 ऑप्शंस में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। आपको इतना पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हमने डिज़ाइन किया हुआ होता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है ना, स्पेसिफिक टास्क के लिए। आप देखोगे एक्सेल का भी एक स्पेसिफिक टास्क होता है, फोटोशॉप का भी एक स्पेसिफिक टास्क होता है, वर्डपैड का भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क होता है। वाइल एज अगर आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा विंडोज 7 है ना, ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये किस में फॉल करता है,
ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करता है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विंडोज 7। विंडोज 7 इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है Which one of the following programming language is exclusively used in artificial intelligence? आपको बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एक्सक्लूसिवली किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोलॉग। प्रोलॉग की एक फुल फॉर्म भी है, दैट इज प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखोगे। अगर आप देखोगे एआई की लैंग्वेज कौन सी है ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज प्रोलॉग। प्रोलॉग की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बताऊंगा, अगर आपको कोई बताएगा हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द नेम ऑफ द पर्सन इज जॉन मैकार्थे। जॉन मैकार्थे इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ओके तो होपफुली ये थियोरेटिकल पॉइंट्स भी आपने अच्छे से लिखे, नोट डाउन किए होंगे और बाद में आप इनको रिवाइज भी करोगे सो दैट आपको कोई भी चीज़ भूले ना। ओके, और बीच में ही मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। फायरवॉल इन कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर, आपको बताना है कि फायरवॉल का इस्तेमाल हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको ये पता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए तो नहीं होता है इस्तेमाल, मॉनिटरिंग के लिए भी नहीं होता है इस्तेमाल, ऑथेंटिकेशन के लिए भी नहीं होता है इस्तेमाल। सो फायरवॉल सिंपली किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। ओके ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? डैश डैश इज द ग्राफिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक फॉर सॉल्विंग अ टास्क। आपने देखा होगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ स्टेप्स लिखते हैं, उन स्टेप्स को हम बोलते हैं एल्गोरिथम्स। उन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम्स। और बाद ही हम इन्हीं एल्गोरिथम्स का सीडो कोड लिखते हैं और बाद में वही क्या बन जाता है? एक प्रोग्राम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? जिस तरीके से हम एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखते हैं, अगर हम इसी को एक ग्राफिकल फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है ना, ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है सीक टाइम इज, आपको बताना है कि सीक टाइम क्या होता है। ये JSA के एक पेपर में पूछा गया था, मेरे लिए अगर देखा जाएगा टोटली अनएक्सपेक्टेड है। व्हाई? बिकॉज ये ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी डेप्थ वाले टॉपिक्स में से पूछा गया है। ठीक है ना, ओके तो सीक टाइम को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क का आर्किटेक्चर। ओके, हार्ड डिस्क जो हमारी होती है ना वो प्लेटर्स की बनी हुई होती है, प्लेटर्स। ओके, प्लेटर्स की बनी, इनको हम बोलते हैं प्लेटर्स, इनको हम बोलते हैं प्लेटर्स। और बीच में इनके एक लाइन जैसी जो मैंने यहाँ पे डाली, इसको हम बोलते हैं स्पेंडल, जो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही होती है। ठीक है ना, रोटेट कर रही होती है। अब इन प्लेटर्स को हमने क्या किया हुआ होता है? इनको हमने ट्रैक्स में डिवाइड किया हुआ होता है, ट्रैक्स में डिवाइड किया हुआ होता है। ठीक है, अब मैं एक ही से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट मी क्लियर दिस। मैं यहाँ पे एक प्लेटर बना लेता हूँ, सपोज दिस इज अ प्लेटर, बीच में स्पेंडल है और इसी प्लेटर को हमने क्या किया हुआ होता है? ट्रैक्स में डिवाइड किया हुआ होता है। ठीक है, ओके और उसके बाद क्या होता है? हर एक ट्रैक को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ होता है, जिनको हम बोलते हैं सेक्टर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर्स। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है प्लेटर। ओके, प्लेटर को हमने डिवाइड किया हुआ होता है किस में? इसको हमने डिवाइड किया हुआ होता है ट्रैक्स में। ओके, और ट्रैक्स को हमने डिवाइड किया हुआ होता है किस में? सेक्टर्स में। ठीक है, ओके उसके बाद क्या होता है? सपोज अगर हमारा डेटा इस अंदर वाले ट्रैक पे पड़ा हुआ है, आराम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा आप। सपोज अगर हमारा डेटा इस वाले ट्रैक, देखो
जो मैंने रीड आपको आर्किटेक्चर अभी समझाया, हर एक प्लेटर पे एक रीड राइट हेड होता है, रीड राइट हेड होता है। ओके, सपोज ये एक रीड राइट हेड है, ओके, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी इस वाले ट्रैक पे पड़ा हुआ है। अब ये जो रीड राइट हेड है ना, या तो हम इसको एक मोमेंट फॉरवर्ड ले सकते हैं या तो बैकवर्ड ले सकते हैं एट अ टाइम। एक एक मोमेंट हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड ले सकते हैं। ओके, सपोज अगर हमारा डेटा जो है इस वाले ट्रैक पे पड़ा हुआ है, इस वाले ट्रैक पे पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क के इस वाले ट्रैक पे पड़ा हुआ है, तो हमें अपने रीड राइट हेड को क्या करवाना पड़ेगा, इस ट्रैक से उठाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा इस ट्रैक पे, फिर इस ट्रैक से उठाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा इस वाले ट्रैक पे, तब जाके हम किस वाले ट्रैक पे पहुंच जाएंगे, उस वाले ट्रैक पे पहुंच जाएंगे जहां पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है। अब इस रीड राइट हेड को इस लोकेशन से डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचाने में जो हमें टाइम लगा होगा ना, उसी को हम बोलते हैं सीक टाइम। थोड़ा सा टेक्निकल है, होपफुली आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर लेता हूं। ओके, सपोज दिस इज ओवर हार्ड डिस्क का प्लेटर। ओके, प्लेटर, इसको हमने दो ट्रैक्स में डिवाइड किया हुआ है, ये अंदर वाला ट्रैक 1 और ये क्या है अंदर दूसरा ट्रैक 2। सपोज एक और ट्रैक में यहाँ पे लिख लेता हूँ, सपोज दिस इज ट्रैक नंबर 3। हर एक ट्रैक पे क्या होता है, एक रीड राइट हेड होता है, रीड राइट हेड होता है, या जिसको हम आर्म भी बोलते हैं, आर्म। ओके, रीड राइट हेड होता है। अब सपोज ये रीड राइट हेड अभी इस वाले ट्रैक पे पड़ा हुआ है, इस वाले बाहर वाले ट्रैक पे पड़ा हुआ है, ट्रैक नंबर 3 पे। अब अगर हमारा डेटा ट्रैक नंबर 1 पे पड़ा हुआ है, तो हमें इस रीड राइट हेड को क्या करवाना पड़ेगा, फॉरवर्ड मूव करवाना पड़ेगा, पहुंचेगा ये ट्रैक नंबर 2 पे, फिर से फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा, फिर पहुंचेगा ये कहाँ पे, ट्रैक नंबर 1 पे। तो ये जो टाइम इसको लगा होगा ट्रैक नंबर 3 से ट्रैक नंबर 1 तक पहुंचने में, इसको हम बोलते हैं सीक टाइम। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टाइम टेकन टू मूव द रीड राइट हेड टू द डिजायर ट्रैक। डिजायर ट्रैक तक हमें पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक टाइम। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड मीडिया। ओके, तो अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स ऑफ मीडिया होते हैं, या तो गाइडेड होगा, या तो गाइडेड होगा, या तो क्या होगा, अनगाइडेड होगा, अनगाइडेड होगा। ठीक है, गाइडेड मतलब हो गया जहां पे हम फिजिकल वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, और अनगाइडेड मतलब हो गया जहां पे हम वायरलेस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमें क्या बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा अनगाइडेड मीडिया की कैटेगरी में फॉल करता है। अगर आप देखोगे कोएक्शियल केबल, ये गाइडेड मीडिया है। ट्विस्टेड पियर भी क्या है, एक गाइडेड मीडिया है। फाइबर ऑप्टिक भी क्या है, ये भी एक गाइडेड मीडिया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो ट्रांसमिशन किस कैटेगरी में फॉल करता है, अनगाइडेड मीडिया की कैटेगरी में फॉल करता है। बात समझ में आ रही है, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। सो अगर आप देखोगे, माई एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ऑरेकल भी क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, और साइबेस भी क्या है, ये भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ ओवर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोबॉल। कोबॉल क्या है, कोबॉल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, रादर इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसकी भी अपनी एक फुल फॉर्म है, दैट इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड, ओके, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो फुल फॉर्म ऑफ कोबॉल भी आप याद रखोगे। और कोबॉल क्या है, दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट हाई लेवल लैंग्वेज। हमें पता है प्रोग्रामिंग में लो लेवल लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो कोबॉल क्या है, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और फुल फॉर्म क्या है इसकी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। देयर आर डैश डैश लेयर्स इन OSI मॉडल।
सबसे पहले आपको OSI मॉडल ये एक रेफरेंस मॉडल समझा जाता है, यानी कि थियोरेटिकल मॉडल माना जाता है। ओके, ये पॉइंट आप याद रखोगे, इट इज़ अ रेफरेंस मॉडल। ओके, ये एक थियोरेटिकल मॉडल है। बाद में इसी मॉडल को हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया बाय द हेल्प ऑफ TCP/IP। ओके, इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है ना, दैट इज TCP/IP मॉडल, ठीक है ना। तो OSI की अगर हम बात करेंगे तो ये एक रेफरेंस मॉडल है, थियोरेटिकल मॉडल है, आपको यही बताना है। और आप यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, OSI की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI की फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और ये एक रेफरेंस मॉडल माना जाता है, थियोरेटिकल मॉडल माना जाता है। आपको ये बताना है कि इसमें कितने लेयर्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7। हमारे OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। अगर मैं उन 7 लेयर्स का नाम भी यहाँ पे लिखूंगा, सबसे ऊपर होता है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद दूसरा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। थर्ड लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं सेशन लेयर। चौथी लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी लेयर होती है नेटवर्क लेयर। सिक्स्थ लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। और सेवंथ लेयर होती है फिजिकल लेयर। सो दीज आर ओवर 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। और बाद में जब हमने इसको TCP/IP में कन्वर्ट कर लिया, वहाँ पे हमने क्या बोला, ये जो ऊपर वाली 3 लेयर्स है ना, इनको हमने सिंपली बोला कि ऊपर वाली तीनों लेयर्स को हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन लेयर बोलेंगे, एप्लीकेशन लेयर बोलेंगे। और ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ? TCP/IP प्रोटोकॉल की, ठीक है ना, TCP/IP प्रोटोकॉल की। Okay, so the question number 19 was saying us that how many layers are there in OSI model. So the correct answer of question number 19 is option number D, that is option number D, that is 7। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 says us that ऑप्टिकल माउस वाज बिल्ट बाय। आपको बताना है जो ऑप्टिकल माउस हम इस्तेमाल करते हैं इसको किसने बिल्ड किया था, बनाया था। सो आप डायरेक्टली इसका आंसर याद रखोगे। द करेक्ट आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। और किस साल में बनाया था? 1999 में। सो ऑप्टिकल माउस की डिस्कवरी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने की थी 1999 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 सेज अस दैट वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू। आपको बताना है जो हम वायरलेस माउसेस का इस्तेमाल करते हैं, इनमें जो डेटा ये कम्युनिकेट किस तरीके से करता है, इनमें किन वेव्स का हम इस्तेमाल करते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 इज अगेन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेडियो वेव्स। ठीक है ना, वायरलेस माउस जो है ये कम्युनिकेट करता है थ्रू रेडियो वेव्स। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 सेज अस दैट MICR स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है MICR की फुल फॉर्म क्या है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन। ओके, बात करते हैं 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट। आपको ये पता है दैट इंटरनेट, अगर हम इसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो हम बोलते हैं इंटरनेट क्या होता है? इट इज सिंपली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यानी कि जब हम बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को कंबाइन करते हैं तो वो एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। और इंटरनेट कौन सा नेटवर्क होता है? इट इज सिंपली WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट किस कैटेगरी में फॉल करता है? वैन की कैटेगरी में फॉल करता है, वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में फॉल करता है। आपको हर एक की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। LAN स्टैंड्स फॉर, ये तो सबको पता ही होती है, LAN। MAN स्टैंड्स फॉर मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। और ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा न्यू हो, अगर हम इसके ऑप्शन की बात करेंगे, इट स्टैंड्स फॉर डेस्क एरिया नेटवर्क। ओके, डेस्क एरिया, DAN स्टैंड्स फॉर डेस्क एरिया नेटवर्क। बात समझ में आ रही है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा गया है विच डिवाइस इज यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रैफिक डिटेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। आपको बताना है कि ट्रैफिक डिटेक्शन जो है ना,
वो किस डिवाइस के थ्रू हम कर पाते हैं इंटरनेट पे, ठीक है ना। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राउटर। ओके राउटर। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिए हैं, फायरवॉल, हब, ब्रिज, क्योंकि वीडियो की लेंथ अब ऑलरेडी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट पे मैं एक एक एमसीक्यू लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो फायरवॉल हमें ऑलरेडी पता है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हब और ब्रिज में क्या फ़र्क होती है, ये हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो राउटर क्या होता है, राउटर क्या करता है, ट्रैफिक डिटेक्टिंग फंक्शन करता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई सेंडर है ए और ये कोई रिसीवर है बी, ओके। अब अगर हमें सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए बहुत सारे पाथ्स है, हम डेटा इस पाथ से भी भेज सकते हैं, हम डेटा इस पाथ से भी भेज सकते हैं, ओके हम डेटा इस पाथ से भी भेज सकते हैं। देयर आर मनी पाथ्स, ओके, या ऐसे करके देयर आर मनी पाथ्स इन ऑर्डर टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम ए टू बी। अब अगर हम बोलेंगे कि हम शॉर्टेस्ट पाथ का इस्तेमाल करेंगे, मैं बोलूँगा कि मैं डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा, बाद में यहाँ से ट्रांसफ़र करूँगा, लेकिन यहाँ पे राउटर क्या करेगा, राउटर पहले चेक करेगा क्या इस वाले एरिया में या इस वाली ये जो लिंक है यहाँ पे, इसमें ज़्यादा ट्रैफिक तो अभी नहीं है। ये यहाँ पे ट्रैफिक कंजक्शन पहले चेक करेगा। अगर इसमें ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो ये इस पैकेट को इस वाले लाइन से ट्रांसमिट नहीं करेगा, ये किसी और पाथ से इसको ट्रांसफ़र करेगा, सो दैट ये बी तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, ठीक है ना। कंजक्शन में ये नहीं फंसना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ओके। तो हम क्या करते हैं, अगर आप देखोगे कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वन इज़ नोन एज राउटिंग, ओके, एंड द अनदर वन इज़ नोन एज फ्लडिंग। देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट, बट अभी के लिए आप इतना याद रखोगे, ट्रैफिक डिटेक्टिंग फंक्शन कौन करता है, राउटर करता है। ये पहले चेक करता है क्या मैं यहाँ से पैकेट को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, बाय डिटेक्टिंग द कंजक्शन ऑफ द ट्रैफिक, ठीक है ना। सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। Question number 25 says as that Dash is a way to quickly access a favorite website by saving it in your browser। आपको बताना है कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपनी फेवरेट वेबसाइट को क्विकली एक्सेस करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बुकमार्क, ओके। अगर हमारी कोई भी फेवरेट वेबसाइट होती है जिसको हम बार बार सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है ना, एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, बुक मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना, बुक मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा, अगर साहब सपोज आप किसी भी वेबसाइट पे हो, अभी आप इस वाली वेबसाइट को अभी एक्सेस कर रहे हो, jksb.nic.in, ठीक है ना, आप इस वेबसाइट को अभी चला रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि आपको इस वेबसाइट को बार बार एक्सेस करना है, तो आप इसको क्या करोगे, बुकमार्क्स में ऐड करोगे। बुकमार्क का एक टैब भी आता है, या तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आप अभी इसी वाली वेबसाइट पे हो और आप इसको बुकमार्क में ऐड करना चाहते हो, तो आप एक शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एंड द शॉर्टकट इज Ctrl+D। Ctrl+D अगर आप करोगे ना, जिस भी वेबसाइट पे आप अभी होंगे तो वो किस में ऐड हो जाएगी, बुकमार्क्स में ऐड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी फेवरेट वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हम बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। एक और टर्म यहाँ पे आ रही है, दैट इज कुकी। कुकी क्या होता है, कुकी एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है या डेटा होता है, स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है, जो कि हमारी ब्राउजिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ठीक है ना, ओके। तो जब भी कोई यूज़र लॉगिन करता है या किसी वेबसाइट पे जाता है, हम उसकी क्रेडेंशियल्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि ये ज़्यादातर किस चीज़ को एक्सेस कर रहा होता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, रिकमेंडेशंस भी आगे दे देते हैं, ठीक है ना। ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए हम इस छोटे से डेटा का इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। लेकिन हमें यहाँ पे बताना था कि ब्राउजिंग क्विकली